जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एरर्स की। इंग्लिश ग्रामर में जो एरर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर्स जो हर बारी पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एरर्स कम से कम 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि एरर्स किस टाइप के पूछे जाते हैं, उस पे जो रूल्स होते हैं वो किस टाइप से लगाए जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ सारे एरर्स की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर्स हैं, जिसके रूल्स हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, neither the teacher nor the students was present in the classroom। तो ये पहले तो मैं बताती हूँ कि इसका रूल क्या है। इसका रूल होता है जब भी neither nor या फिर आइदर और या फिर अलग से हम लिखते हैं और नॉर, या फिर एक और होता है, वो होता है, एक सेकेंड, नन बट। नन का जो कॉम्बिनेशन है वो बट से बनता है। जब भी कोई भी सेंटेंस में नाइदर नॉर, ईदर और नॉर या फिर नन बट का यूज़ होता है, तो वहाँ पर जो भी हमारा जो वर्ब आती है ना, वो हमारी वर्ब हमेशा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है वो हमेशा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। अब इसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि ये है क्या। अब मैं क्वेश्चन में बताती हूँ कि किस तरीके से कहता है। नेदर द टीचर, ना ही टीचर, नॉर द स्टूडेंट्स, और ना ही स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में प्रेजेंट थे। ना टीचर ना स्टूडेंट्स कोई क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं था। हमने सीखा जब नेदर और नॉर का जब पेयर बनता है, पहली बात तो आपको पेयर याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, नेदर और का पेयर दे देता है, ठीक है। तो ये भी एक करेक्शन होता है, यहाँ पे नॉर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो नॉर के बाद नियरेस्ट नाउन क्या है, ये देखो, नेदर के साथ नॉर आ गया, पहली चीज सही हो गया। लेकिन नॉर के बाद हमारी पहली बात तो आपको ये देखना है कि हमारा जो वर्ब है वो आ कहाँ रहा है। वर्ब ये होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी जितनी भी होती है, इज, एम, आर, या फिर उसके बाद हम वॉज वर्ब की बात करें, हैज, हैव, हैड की बात करें, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो नॉर के बाद जो वर्ब है वॉज से पहले हमें देखना है नाउन कौन सा है। वॉज से पहले हमारा जो नाउन है वो है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है ना स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है ना, ये गलत है। यहाँ पे स्टूडेंट से यहाँ पे आ जाना चाहिए वर्ड, ठीक है। neither the teacher nor the students were present in the classroom, राइट। तो यहाँ पे करेक्शन था सिर्फ जो यहाँ पे अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो ये ए पार्ट हो जाता है, ये बी हो जाता है, तो हमारा सी में करेक्शन था, यहाँ पे वॉज की जगह आ जाएगा वर। ओके ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। मतलब स्कार्सली, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी स्कार्सली और हार्डली का जो पेयर है ना, वो हमेशा वैन से बनता है। इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, जब भी स्कार्सली और हार्डली आए तो उसका पेयर वैन से बनता है, ठीक है। ये तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट चीज़ मैं और बताऊँ इसके बारे में, इसके साथ लगता है इन्वर्जन। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब जो है इनका जो यूज़ है वो वैन के साथ होता है, ठीक है। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो वैन है, और इनका जो ये इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है कि जब भी हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सब आते हैं ना, ये पहले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है, एंड देन सब्जेक्ट आता है। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये होती है पेयर बनता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, देखो मैं लिख ही देती हूँ, पहले वर्ब आएगी एंड देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फिर वापस आप वर्ब, ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऐड ऑन करो। इन्वर्जन होता है सबसे पहले हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, यही सब आते हैं, एंड देन उसकी वर्ब आती है डायरेक्टली, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसे कहते हैं इन्वर्जन। ओके, अब हम नीचे बात करते हैं कि क्वेश्चन में एरर क्या है। अभी हमने देखा स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इन सब के साथ हमेशा वैन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
हार्डली के बाद देखो इन्वर्जन तो लिखा हुआ है हैड ही, हैड क्या है, हैड हमारा वर्ब है, ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो इन्वर्जन तो है, तो स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन, तो देन ही तो हमारा गलत है ना, क्योंकि इसका जो पेयर है ना वो वैन से बनता है, ठीक है, WHEN, ठीक है, तो यहाँ पे वैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ना यहाँ पे कट कर देना, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस बाय 5 years, मतलब वो मुझसे ज़्यादा सीनियर है 5 साल से, मतलब वो यहाँ पे काम कर रहा है, वो मुझसे ज़्यादा सीनियर है। ही इज सीनियर देन मी, यहाँ पे क्या है, एक रूल होता है कि जब भी ER OR या आई, और एक सेकंड, या IOR जब भी आता है ना, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन का यूज होता है वो होता है टू, ठीक है, टू प्रेपोजिशन, सीनियर, जूनियर, प्रेफीरियर या फिर प्रेफर्ड, ठीक है, ये सब जो वर्ड्स होती है ना जिसमें लास्ट में, जैसे सीनियर लिख रही हूँ मैं, सीनियर में लास्ट में OR आ रहा है, जूनियर में भी OR आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से प्रेफर्ड एक वर्ड है, प्रेफीरियर तो है ही, प्रेफर है, तो बट एक वर्ड आप एक्स्ट्रा लिख लेना, ये है प्रेफर्ड, ठीक है, प्रेफर्ड वर्ड के साथ भी जिस भी वर्ड के लास्ट में EROR या फिर IOR आता है उसके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सीनियर, तो सीनियर टू मी, देन हट जाएगा, यहाँ पे टू का यूज होगा, ठीक है। वैसे कंपैरिजन के लिए हमेशा हम देन का यूज करते हैं, ही इज बेटर देन मी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, जब भी लास्ट में OR या ER का यूज होता है तो वहां पे हम हमेशा देन को काट कर टू का यूज करते हैं, ठीक है, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस बाय 5 years, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। अब सबसे पहले देखो कि ये क्वेश्चन है कहाँ से, तो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियोस जाके देखो, मैंने एक सिंगल वीडियो में मैंने पूरा कंडीशनल सेंटेंस 0 1 2 3 जो हमारे 4 कंडीशनल सेंटेंसेस है, मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से डिफाइन करके समझाया हुआ है। वीडियो ऑलरेडी पड़ी होगी तो आप जाके ना विजिट कर लेना, आपको ये मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, अगर आप जाओगे वॉरियर सीरीज की प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, और आप नॉर्मली चेक ऑन करोगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो अभी तक मैंने ये सारे रूल्स आप लोग को बताए, ये सारे रूल्स ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं बिल्कुल अच्छे से विद एग्जाम्पल्स, टॉप 50 गोल्डन रूल्स में 2 से 3 वीडियोस में मैंने टॉप 50 टॉप 20 गोल्डन रूल्स करवाए हैं, जिसमें मैंने A to Z ग्रामर के रूल्स को कंप्लीट करवाया है इंग्लिश के, ठीक है। अगर आप नेवी, एयरफोर्स, ICG या फिर मेडिकल असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। इसके कहने, क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि अगर वो मेहनत करता है तो वो ही विल, मतलब वो भविष्य में अपना एग्जाम जरूर क्लियर कर लेगा। अगर वो मेहनत करता है तो वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेगा, मतलब इसके कहने का मतलब है कि वो अभी जब मेहनत करता है तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये वन कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें ये होता है कि अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आप जो आपका एग्जाम है उसे आप क्रैक कर लोगे, लेकिन मेहनत अभी आपको करनी पड़ेगी, यानी एट द प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ से हम विल को हटा देंगे, यहाँ पे होगा इफ ही वर्क हार्ड ही विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। अगर वो मेहनत करता है तो वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेगा। एक मैं इसके ट्रिक बताऊं, पहली बात तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से ये सारी चीज़ें अच्छे से याद नहीं होंगी तो आप हमेशा याद रख लेना कि इफ़ के क्लॉज में कभी भी विल का यूज़ नहीं होता। ये आप कुछ भी मान लो, आप इसे चाहे ट्रिक मान लो चाहे कुछ भी मान लो, बस इतना देख लेना कि इफ़ के क्लॉज में कभी भी विल का यूज़ नहीं होगा, अदर किसी सेंटेंसेस का यूज़ हो जाएगा, बट इफ़ के क्लॉज में कभी भी विल का यूज़ नहीं होगा। अब क्लॉज क्या होता है, देखो क्लॉज होता है क्लॉज 1 क्लॉज 2, किसी भी सेंटेंस में 2 क्लॉज दिए जाते हैं, ठीक है। जब ऐसे डॉट लग जाए ना, एक सेकेंड देखो मैंने यहाँ पे C1 लिखा है एंड देन ये कॉमा, ये C2, एक सेंटेंस है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, इफ ही वर्क हार्ड, क्लॉज 1 में हमने देखा इफ ही वर्क हार्ड, फिर एक कॉमा लगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं इफ ही विल वर्क हार्ड, ये जो कॉमा लगा ना इतना हो गया क्लॉज 1। ही विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम, ये हो जाएगा हमारा क्लॉज 2। यानी जब एक क्लॉज के बाद जब ये कॉमा जहाँ पे लग जाता है ना, तो ये
एक हमारा क्लॉज हो जाता है, जहाँ से कॉमा लगाया वहीं तक एक क्लॉज होता है, इतना हमारा एक क्लॉज है। ये देखो ये कॉमा लग गया तो यहाँ से दूसरा क्लॉज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो या इस वाले क्लॉज में, जिस क्लॉज में इफ होता है ना, इफ हो, वैन हो, या फिर सपोज हो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ज़्यादातर तो इफ होता है या वेदर भी यूज हो जाता है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, उस क्लॉज में कभी भी विल का यूज नहीं किया जाता। इफ ही वर्क हार्ड ही विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम, राइट। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। फिजिक्स आर कंसीडर्ड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बाय मैनी स्टूडेंट्स। मतलब फिजिक्स को माना जाता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा। अब अगर आप लोगों ने नाउन वाली मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। हमें देखने में लगेगा एस लगा हुआ है ना, हमारी माइंडसेट क्या होता है हमारा कि जब भी हम कभी एस देखते हैं ना तो हमें लगता है यार ये प्लूरल है, जबकि ये गलत होता है। फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का वो सारे सिंगुलर होते हैं। तो फिजिक्स क्या है, इज हो जाएगा। फिजिक्स इज कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बाय मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज आर नॉट वेरी गुड। मतलब क्या कहता है कि जो इन मैंगोज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, आर नॉट गुड। अब यहाँ पे मैं एक आपको रूल बताती हूँ। एक रूल है जिसमें जब ऑफ होता है ना, जो ऑफ होता है उसके आगे जो भी हमारे जो भी सेंटेंस होता है वो उसके अकॉर्डिंग, या जो भी नाउन होता है हम कह देंगे, हाँ जो भी नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब लगती है। देखो, ऑफ के आगे जो हमारा ऑफ प्रेपोजिशन है उसके आगे जो भी नाउन होता है ना उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाली हमारी वर्ब्स लगती हैं। अभी सिर्फ इतना समझो, मैं क्वेश्चन से समझाती हूँ। देखो, ये ऑफ है, ये हमारी प्रेपोजिशन हो गई। मैंने बोला था कि इसके आगे जितने भी नाउन है, द क्वालिटी हमारा नाउन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आगे आने वाली जितनी हमारी वर्ब होती है ना वो इसके अकॉर्डिंग है। वर्ब हमारी ये देखो ये आ रही है। और आपको ये तो पता होगा ना कि वर्ब क्या है क्या नहीं है। देखो, वर्ब दो टाइप्स में होती है, एक एक्शन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। एक्शन वर्ब लाइक खेलना, कूदना, जंप, प्ले, रीड, ये सारी एक्शन वर्ब है जिसमें हम कुछ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम आर, या फिर वॉज, वर, हैड, विल, शैल, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ऑफ से पहले जो नाउन है, नाउन क्या है हमारा, द क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, हमें क्या समझ में आ रहा है, सिंगुलर है ना, इसमें कोई क्वालिटीज तो नहीं लिखी नहीं है। अगर ये सिंगुलर है तो फिर हमारी आगे आने वाली जो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर होनी चाहिए ना। तो द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज इज, राइट, इज नॉट वेरी गुड। अब मैं इसी में बताऊं, अगर मुझे ये प्लूरल करना होता तो द क्वालिटीज, यहाँ पे क्या लिख देते, यहाँ पे लिख देते वो क्वालिटीज, ठीक है। जब वो IES लगा देते ना तो ये हो जाता है द क्वालिटीज ऑफ दीज मैंगोज आर नॉट गुड। तब हम यहाँ पे आर का यूज करते, बट यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी है तो क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। देखो, क्या कहता है, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। इसके कहने का मतलब ये है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस में ही आता है, बट इसमें क्या है कि एक रूल होता है इसका, मैं ऊपर थोड़ा सा करके बताती हूँ। एक साथ कभी भी डबल नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं। कैसे, अनलेस, एक क्लॉज में नहीं आते, मेरे कहने का मतलब ये, अनलेस, अनटिल, नॉट, नाइदर, या फिर नेवर। यहाँ से आप नॉट हटा दो, नॉट नहीं है, ठीक है। अनलेस, अनटिल, नाइदर, नेवर, इस टाइप के जो वर्ड्स है ना इनके साथ कभी भी ना नॉट का यूज नहीं होता। अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया, ठीक है ना। ऐसे जैसे अनलेस, अनटिल, नाइदर, नेवर, ये सारे वर्ड्स का मतलब ही ना है,
ठीक है। अनलेस मतलब नहीं, अनटिल मतलब ये टाइम को नहीं के डिनोट करता है, नाइदर मतलब नहीं होता है, नेवर मतलब कभी नहीं होता है। तो ये सारे खुद वर्ड्स ही नेगेटिव है एंड डबल नेगेटिव नहीं यूज कर सकते हम लोग, तो इसके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, है तुम अपना एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। जबकि इस अनलेस का मतलब ही है कि अगर तुम नहीं करते हो, अगर तुम अभी मेहनत नहीं करते हो तो तुम अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे डबल नॉट का यूज करने का क्या मतलब है, यही चीजें तो मैंने आपको बताया, जब भी अनलेस का यूज या अनटिल का, नेवर का, नाइदर का यूज होगा तो वहां पे नॉट का यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन को अपने पास नहीं कर पाओगे बस। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम। ये भी एक, इसका भी एक रूल है। इसका रूल क्या कहता है, मैं आगे लिखा, जब भी जो सेंटेंस है वो ईच ऑफ से शुरू होता है, जब भी जो सेंटेंस है कोई सा भी अगर वो ईच ऑफ से शुरू होता है तो उसके बाद हम हमेशा जो उसकी वर्ब है या उसका जो नाउन है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, क्या वो प्लूरल होता है, क्या वो सिंगुलर होता है, हमें ये देखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर हम 8 पर पहुंच चुके हैं। इसमें क्या होता है, जब भी ईच ऑफ के बाद हम जब भी कोई भी वर्ब का यूज करते हैं ना, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है ईच ऑफ के बाद, क्योंकि हम सब में से एक को देख रहे होते हैं। ठीक है। और उसके जो नाउन होता है वो भी, इसका जो नाउन नहीं, इसका जो प्रोनाउन होता है ना वो सिंगुलर होता है। ठीक है। यानी ईच ऑफ के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर होती है और उसका जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होता है। क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, बट उसका जो नाउन होता है ना वो प्लूरल होता है। देखो ईच ऑफ के साथ क्या होता है ना कि अगर ईच ऑफ का यूज किसी सेंटेंस में हो रहा है ना तो वहां पर जो वर्ब होती है ना वो हमेशा सिंगुलर यूज होती है। ठीक है। उसका जो प्रोनाउन होता है वो भी हमेशा सिंगुलर यूज होता है, बट उसका जो नाउन होता है ना वो हमेशा प्लूरल यूज होता है ईच ऑफ के साथ। ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये सब मैं हटा दूं। क्वेश्चन क्या कहता है, ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम, मतलब जितने भी यहाँ पर बॉयज हैं वो सबने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टाइम पर, ऑन टाइम। ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है, नाउन है, सबको पता है, तो ये प्लूरल है, ये तो सही हो गया। हैव कंप्लीटेड, मैंने क्या बोला था, जितनी भी वर्ब होती है ना वो सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा, हैज कंप्लीटेड। देयर होमवर्क, देयर क्यों आएगा, मैंने बोला ना प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है, तो प्रोनाउन की जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। देयर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्लूरल होता है। और हिज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बॉयज की बात की जा रही है, अगर गर्ल्स की बात की जाती है तो हम हर का यूज कर देते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दो जगह कट करना है, एक तो यहाँ पे हैव की जगह हैज कंप्लीटेड हो जाएगा, देयर की जगह हिज कंप्लीटेड हो जाएगा, हिज होमवर्क हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा कि ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क ऑन टाइम। ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ही प्रेफर्ड मिल्क देन टी फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रेफर्ड या फिर सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा देन की जगह टू का यूज होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे टू कर देंगे, ही प्रेफर्ड मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। इसमें क्या होता है, इसे हम सुपरफ्लस कहते हैं। ठीक है। सुपरफ्लस क्या होता है, सुपरफ्लस का मतलब होता है जब भी दो चीज एक साथ आ जाती है, जैसे जो सपोजिंग है ना या जो इफ है, इन दोनों का मतलब हो जाता है यदि के सेंस में। सपोजिंग मतलब भी यदि होता है कि सोचो, या फिर यदि के सेंस में, और इफ मतलब भी यदि होता है। ठीक है। तो ये सुपरफ्लस हो जाता है और हम कभी सुपरफ्लस नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें इफ को काट देंगे हम। ठीक है। किसी को भी काट दो आप, चाहे सपोजिंग काटो चाहे इफ काटो, वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ से हम इफ को काट रहे हैं, सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। ठीक है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर द विलेज। अगर आपने मेरी नाउन वाली वीडियोस पढ़ी होंगी ना, आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा, या आपने गोल्डन रूल्स पढ़ी होंगी, तो मैंने उसमें बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं बट वो असलियत में ना प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, मैंने आपको 6P बताया था, 3C बताया था, कैटल, क्लर्जी, ठीक है। इस टाइप के मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे। आपने नहीं देखे तो सबसे पहले मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो जिसमें मैंने गोल्डन रूल्स करवाए हैं। एंड सेकंड जो मैंने अलग से वीडियोस प्रोनाउन नाउन पर अलग से वीडियोस बनाई हुई है वो जाके देखो, बहुत हेल्प मिलने वाली है। उसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट वो होते प्लूरल है। तो इसमें एक वर्ड था हमारा कैटल। कैटल जो कि देखने में सिंगुलर होता है बट होता असलियत में प्लूरल है, तो कैटल के साथ हम यूज करेंगे आर, ठीक है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर द विलेज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वन मस्ट ऑन हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। मतलब वन का एक ऐसा रूल होता है कि वन के साथ ना, मैं यहीं पे बता देती हूँ, वन जो होता है अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आता है ना तो वो हमेशा अपने प्लूरल में भी प्रोनाउन में भी ना वंस का यूज करता है, वो अपना ही प्रोनाउन लेता है, हम हिज का यूज नहीं कर सकते। तो अगर वन स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो उसका जो प्रोनाउन होगा ना वो भी वंस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो दिक्कत क्या है वो कहाँ है, वन मस्ट डू, हिज की जगह हो जाएगा वंस ड्यूटी, ठीक है। ये ऐसा वाला ONE और ये फिर अपॉस्ट्रॉफी लगा के ये एस होता है, ठीक है। ये वाला वंस होता है, ये वाला ONE, उसके बाद ये होता है अपॉस्ट्रॉफी, इसे कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना, ठीक है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ऑल्दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम। अगर आपने कंजक्शन वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने पेयर्स सारे के बताए हुए थे। भाई देखो, तुम पहले पुराने वीडियोस जाके देख कर आना क्योंकि तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी मैं इतना डिटेल में एक एक चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ, जबकि मैंने जितने क्वेश्चन कराए मैंने उसकी पूरी डिटेल बताई हुई है। आप अगर ये भी देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके देखो ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ऑल्दो का या फिर दो का जो पेयर होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑल्दो या फिर दो, इसका जो पेयर होता है ना वो हमेशा येट के साथ बनता है, YET, ठीक है। और जबकि एग्जाम में हमेशा हमें बट देता है तो ये हमें काट कर येट करना होता है, ठीक है। ये होता है कंजंक्शन का पेयर, ठीक है। जैसे हम लोग हार्डली स्कार्सली का वैन से देख रहे हैं, नो सूनर का देन से देखते हैं, उसी तरीके से ऑल्दो ही वर्क हार्ड, वो मेहनत तो करता है बट ही फेल द एग्जाम, येट ही फेल द एग्जाम, फिर भी वह फेल हो जाता है, ठीक है, फिर भी के सेंस में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द न्यूज ऑफ हिज सडन डिमाइज आर ट्रू। द न्यूज ऑफ हिज सडन डिमाइज आर ट्रू। सबको पता है न्यूज जो है वो दिखने में लगता है कि ये प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है ना, तो हमारा जो माइंडसेट होता है वही होता है जहाँ पे एस दिख गया वो बस प्लूरल होने वाला है। बट जो न्यूज होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे इस की जगह आर की जगह आ जाएगा इस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 5 years। अगर आपको पता हो सिंस और फोर का यूज, सिंस और फोर का यूज, सिंस क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फोर क्या होता है, ड्यूरेशन टाइम होता है। स्पेसिफिक मतलब 6 AM, ठीक है, या फिर 12 अगस्त, ठीक है, 1995, ये होता है स्पेसिफिक टाइम। ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, इसके साथ हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, 4 hours, 4 hours, ठीक है, या फिर 12 year। ये क्या होता है, ये होता है ड्यूरेशन के तौर पर, मतलब 4। स्पेसिफिक टाइम मतलब आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि 6 बजे मैं उठा, ठीक है, या फिर इसमें ऐसा स्पेसिफिक दिया होता है 1995 में ये हुआ, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो ये स्पेसिफिक टाइम है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, आज से 76 साल पहले इंडिया आज़ाद हुआ था, ये हो गया ड्यूरेशन टाइम, क्योंकि हमने स्पेसिफिक नहीं बताया कि 1947, बट ड्यूरेशन बता दी कि 76 या 78 साल पहले इंडिया आज़ाद हुआ था, राइट। एक महीने पहले मैंने ये किया था, तो वो क्या है, वो ड्यूरेशन टाइम है, ओके।
तो इसमें क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 5 ईयर्स। यहाँ पे सिंस की जगह 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसने कह रहा है ही हैज़ बीन लिविंग, वो दिल्ली में रहता है, इन दिल्ली सिंस 5 ईयर्स। उसने 5 ईयर्स बोला, उसने ये नहीं बोला कि 2010 से। अगर उसने बोला होता कि ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, तब तो सिंस सही हो जाता, क्योंकि उसने स्पेसिफिक बता दिया कि 2010 से वो दिल्ली में रहता है। बस उसने बोला कि अभी 5 साल पहले से वो दिल्ली में रहता है या 5 साल से वो दिल्ली में रहता है, तो कौन सा 5 साल नहीं पता ना हमें, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे 4। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअर। मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर होते चले जाते हैं एंड जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब होते चले जाते हैं। अगर आपको रिच और पुअर का पता हो, रूल क्या कहता है, अगर सिंगल रिच है एंड सिंगल पुअर है, दीज आर सिंगुलर, दीज बोथ आर सिंगुलर। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिंगुलर। बट अगर कभी भी रिच या फिर पुअर से पहले द लगा दिया जाए, जैसे द रिच हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं प्लूरल, क्योंकि ये फिर पूरी कम्युनिटी को डिनोट करने लगता है। मतलब जितने अमीर लोग हैं, इसका मतलब फिर अमीर नहीं हो जाता, इसका मतलब हो जाता है जो अमीर लोग हैं ये पूरी अमीर जाति को डिनोट करने लगता है। ठीक है, ये सिंगुलर नहीं रह जाता। तो यहाँ पे कह रहे हैं द रिच, द लग गया ना, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर। द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। ठीक, ये कंपैरिजन के तौर पर आया, द रिच इज गेटिंग रिचर, वो और ज्यादा होते चले जा रहे हैं, एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। अब ये ई आर से आपको समझ में आ रहा हो कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा आर, राइट। तो ये थे टोटली 16 क्वेश्चन जो मैं लेकर आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इसके रूल्स है, 16 क्वेश्चन 16 रूल्स हैं इनके। ठीक है ना, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे नेवी से हो, चाहे आप स्पेशली फॉर एयरफोर्स या फिर आप ICG वगैरह से हो, तो सारी चीज़ें आप किसकी भी तैयारी कर रहे हो इसमें सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये आप सबको भी पता होगा कि जो ग्रामर होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आप कहीं से भी हो, आप चाहे SSC से कर रहे हो या फिर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेम होती है। ठीक है, बस लेवल थोड़ा सा हाई और लो हो जाता है। ये जो मैंने लेवल रखा हुआ है ना, ये एयरफोर्स, ICG और नेवी, मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट, ये इनका लेवल है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, और आगे कौन से टॉपिक्स पर आपको क्या वीडियो चाहिए मुझे बता देना, ताकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा आइडिया हो जाए कि हाँ आपको इस टॉपिक पर चाहिए तो मैं आगे बना सकूँ। ठीक है, और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके देखना, मैंने रीजनिंग, मैथ्स, GK/GS एंड इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ वोकैब भी करवाई हुई है। तो जाके पहले वो वीडियोज़ देखो जिसमें आपको सारे टॉप 50 टॉप 20 गोल्डन रूल्स आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।